स्टोरी की शुरुआत में हम अपने मूवी के हीरो कर्पी को देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। साल है 1943। जब कर्पी घर वापस आता है तो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है। सिर्फ एक फोटो का फ्रेम दिखता है जो आधा टूटा हुआ होता है। उस फोटो में उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे। उन सबको रशियंस ने मार दिया था। कर्पी इस बात से पूरी तरह टूट जाता है और जब घर में कोई भी उसका सहारा नहीं बचा होता तब कर्पी वहाँ से दूर जाने का फैसला करता है। वो अपनी बाकी जिंदगी शांति से जीना चाहता है, क्योंकि जब भी वो इस घर में रहता है उसे बार बार अपनी बीवी और बच्चों की याद आती है, जो उसके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद वो अपने घर के सारे लकड़ी के बोर्ड उतारता है, उन्हें ट्रक में लोड करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद वो उन बोर्ड से एक नया घर बनाना चाहता है। कर्पी के पास एक कुत्ता भी होता है। वो उसे भी ट्रक में बिठा लेता है और फिर एक अनजानी जगह की तरफ निकल पड़ता है। कर्पी खुद भी नहीं जानता था कि उसकी सफरिंग कितनी भयानक होने वाली है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की एक जेल दिखाई जाती है। वहाँ से एक बूढ़े आदमी को रिहा किया जाता है। तब कर्नल कहता है कि एक आदमी था जिसका नाम कर्पी है। उसकी बीवी और बच्चों को मार दिया गया था और वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। उसने हमारी रेड आर्मी के 300 सोल्जर्स को मार दिया है। अब ये बात सबको पता है, तो अगर तुम कर्पी को मार देते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और उसे मारने के लिए जो भी चाहिए होगा हम तुम्हें सब कुछ देंगे। इसके बाद उस बूढ़े को छोड़ दिया जाता है। दिखाया जाता है कि कर्पी का ट्रक फिनलैंड की तरफ जा रहा होता है। जब वो रोड पर ड्राइव कर रहा होता है तब उसे रेड आर्मी के सोल्जर्स दिखते हैं। वो कर्पी को रोकते हैं और उसका पासपोर्ट चेक करते हैं। तभी वहाँ एक और रेड आर्मी की गाड़ी आती है। उसमें रेड आर्मी का कमांडर होता है। उसका नाम ईगोर होता है। ईगोर कर्पी के ट्रक में भरे हुए सामान को देखता है और किसी वजह से उसे थोड़ा सा शक होता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रहा है। आगे जाके ये फिर से कोई हंगामा करेगा। इससे अच्छा है कि इससे सब कुछ ले लो, तब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उनकी बातें समझकर कर्पी को अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और वो पहले से ही तैयार होता है। दिखाया जाता है कि एक सोल्जर बोतल के बीच में जलती आग के पास जाता है। कर्पी उसे ट्रक के अंदर ही मार देता है। साथ ही कर्पी उसे एक स्टिक से जोर से मारता है। ये देखकर 2 और सोल्जर्स आते हैं। कर्पी उन्हें ट्रक के नीचे गिरा देता है और भागने लगता है। ये सब देखकर ईगोर उसका पीछा करता है। उसके साथ एक और आदमी होता है। जैसे ही वो ट्रक के पास आता है कर्पी उसकी गन छीनकर उसे दूर फेंक देता है। मतलब वो उसमें गोलियां लोड कर रहा था। काफी देर बाद कर्पी को गाड़ी के सामने एक टूटा हुआ घर दिखता है। कर्पी वहां जाकर अपने पीछे आ रहे ट्रक में बैठे लोगों पर गोली चला देता है। थोड़ी देर बाद ईगोर भी वहां पहुंच जाता है। ये सब देखकर ईगोर हैरान रह जाता है। वो अपने साथ वाले आदमी को चुप रहने को कहता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। अपनी गन निकालता है और कर्पी पर एम करता है। कर्पी उस आदमी को गोली मार देता है, लेकिन वो ईगोर को कुछ नहीं कहता और उसे जिंदा छोड़ देता है। फिर कर्पी वहाँ से निकल जाता है। ये सब देखकर ईगोर पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बाकी सोल्जर्स को इस बारे में बताता है। फिर वो अपनी बाइक लेकर सोल्जर्स के साथ कर्पी का पीछा करना शुरू करता है। वो कर्पी को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। थोड़ी देर बाद कर्पी को फिर से सिचुएशन समझ आती है, इसीलिए वो अपना ट्रक फुल स्पीड में आगे बढ़ा देता है। ऐसा करने से 2 सोल्जर्स ट्रक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन कर्पी उन्हें ट्रक से नीचे गिरा देता है। साथ ही कर्पी कुछ सोल्जर्स को ट्रक के नीचे कुचल देता है। ईगोर वहां पहुंचता है और कर्पी के ट्रक पर रखी बोतल पर गोली चला देता है। ट्रक पर रखी लकड़ी में आग लग जाती है। उसी वक्त कर्पी अपना ट्रक जंगल के अंदर ले जाता है। पेड़ों के पत्तों की वजह से ट्रक की आग बुझ जाती है। फिर कर्पी एक पहाड़ी जगह पर पहुंचता है। वहां रुककर वो ट्रक का सारा सामान चेक करता है। वो अपने कुत्ते को भी थोड़ा खाना देता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी गाय को गोली लगी हुई है। फिर वो उसे वहां छोड़ देता है। कर्पी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जब कर्पी वहां थोड़ा आराम कर रहा होता है तब वो ऊपर आसमान में कुछ फाइटर प्लेन्स उड़ते हुए देखता है। उसे लगता है कि ये प्लेन्स शायद उसी के लिए आए हैं, इसलिए वो ट्रक को और तेज चला देता है। तभी फाइटर प्लेन से कर्पी के ट्रक पर गोलियां चलने लगती है। कर्पी समझ जाता है कि इन प्लेन्स से बचना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कर्पी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो किसी तरह ट्रक के साथ बच निकलता है।
जब प्लेन स्कर्पी के बिल्कुल पास आ जाती है तब कर्पी को आगे एक घर दिखता है। वो अपना ट्रक उस घर के अंदर घुसा देता है और प्लेन्स के चले जाने का इंतज़ार करता है, लेकिन प्लेन्स सिर्फ कर्पी को मारने के लिए आए होते हैं। जब तक कर्पी जिंदा है वो वहाँ से नहीं जाने वाला। कर्पी घर से बाहर भागता है। जैसे ही कर्पी घर से बाहर निकलता है वो घर पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं और उसे पूरी तरह उड़ा देते हैं। वहाँ से कर्पी एक बड़े जंगल की तरफ निकल जाता है। फाइटर जेट्स आसमान में घूमने लगते हैं, लेकिन नीचे किसी को भी दिख नहीं पाता, क्योंकि नीचे सिर्फ घास और पेड़ ही पेड़ होते हैं। फिर एक फाइटर जेट कर्पी के ट्रक को देख लेता है। प्लेन 90 डिग्री एंगल पर नीचे की तरफ आता है। गोलियां लगातार चल रही होती है। थोड़ी देर बाद कर्पी अपना होश और हिम्मत जमा करता है। फाइटर जेट सीधा कर्पी के ट्रक से जा टकराता है। कर्पी उस प्लेन को बर्बाद कर देता है। फिर वो जंगल से बाहर निकलकर देखता है कि कोई और प्लेन तो नहीं है। जब उसे आसमान में एक भी प्लेन नजर नहीं आता तब वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और प्लेन आता है और ट्रक पर फायरिंग करता है। ये एक खुला मैदान होता है, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। प्लेन बिल्कुल सामने पड़ा होता है। जैसे ही प्लेन ट्रक से टकराता है प्लेन का पायलट वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन कर्पी हार मानने वाला नहीं था। वो अपना ट्रक फिर से कंट्रोल करता है। ट्रक के सामने कुछ गाड़ियाँ आ जाती है, फिर प्लेन आकर उन गाड़ियों से टकरा जाता है। कर्पी का ट्रक और उसका कुत्ता बच निकलते हैं। प्लेन का पायलट कर्पी पर फायरिंग करता है, लेकिन कर्पी उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी एक बहुत बड़ा फाइटर जेट आता है। उसे देखकर कर्पी अपना ट्रक फिर से तेज भगा लेता है। बड़े फाइटर जेट से कई शॉट्स फायरिंग की जाती है, लेकिन एक भी गोली कर्पी के ट्रक को नहीं लगती। हाँ, उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से कर्पी अपने ट्रक के साथ पानी में गिर जाता है। कर्पी ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ट्रक में रखी लकड़ी बोर्ड्स चाहिए होती है, क्योंकि उनसे ही वो अपना नया घर बनाना चाहता था। इसीलिए वो ट्रक से सब कुछ निकालने की कोशिश करता है। तभी कुछ मिनट बाद ईगोर वहाँ पहुँच जाता है। उसके साथ बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। सब लोग कर्पी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कर्पी कहीं भी नजर नहीं आता। कर्पी उन्हीं लकड़ी के बोट से एक राफ्ट बना लेता है और उस राफ्ट के सहारे काफी दूर तक पहुँच जाता है। रास्ते में कर्पी फिनलैंड के एक मार्केट तक पहुँचता है। वहाँ एक पुराना टैंकर खड़ा होता है। कर्पी उस टैंकर पर अपनी लकड़ी रख देता है। दूसरी तरफ ईगोर एक जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि अगर कर्पी को फिनलैंड जाना है तो उसे इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तब ईगोर सामने से आता हुआ टैंकर देखता है। उस टैंकर पर बहुत सारी लकड़ी रखी होती है। ईगोर को लगभग यकीन हो जाता है कि ये कर्पी ही है। फिर उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है। तब ईगोर सोचता है यह आदमी है या कोई और चीज़। और ही चीज़। इतना सब होने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। फिर वो सोल्जर्स को टैंकर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स टैंकर पर हमला कर देते हैं। कर्पी टैंकर के साथ सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद टैंकर के पीछे कुछ ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद टैंकर दूर जाकर गिर जाता है। अब सबको लगता है कि इस बार तो वो मर ही गया होगा, लेकिन दिखाया जाता है कि कर्पी अभी भी टैंकर के अंदर जिंदा होता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। आगे जाकर पता चलेगा कि उसने ये चाकू क्यों पकड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद कर्पी टैंकर के अंदर से बाहर निकलता है। तुम पहले आदमी नहीं हो जिसे मैंने इस तरह मारा है। तुम पहले आदमी नहीं हो। उनमें बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल थे। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबको मारने के बाद वो मुझसे भीख मांगते रहे, लेकिन मैंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। लेकिन तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, इतनी आसानी से नहीं।